हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ठुकरा के मेरा प्यार वेब सीरीज। इस सीरीज से एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर के भाई धवल ठाकुर ने डेब्यू किया है। इसमें मोहब्बत से बदले तक का सफर के इंतकाम की एक नई दिलचस्प कहानी है। तो इंतजार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने वाला होता है, तभी वहाँ चौहान के गुंडे आ जाते हैं और उनको पकड़कर ले जाते हैं। मनोहर चौहान एक बहुत बड़ा आदमी है। पुलिस से लेकर मंत्री तक सब उसके आगे डरते हैं। वो अपने छोटे भाई पुष्कर के साथ फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ गुंडे उस लड़का और लड़की को लेकर आ जाते हैं। चौहान तो वहाँ नहीं होते हैं, इसलिए सान्विका, मनोहर की बेटी, उन्हें डील करती है और लड़के से पूछती है, तुम इससे कितना प्यार करते हो। लड़का कहता है, मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। तभी सान्विका उसे बंदूक देते हुए कहती है, चलो अपनी जान देकर दिखाओ। लड़का जैसे ही बंदूक चलाता है, उसमें से गोली नहीं निकलती है। अब सान्विका लड़की से बंदूक चलाने के लिए कहती है। लड़की बंदूक चलाने से मना करते हुए कहती है, मैं इससे प्यार नहीं करती, मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रही थी। तभी सभी लोग वहाँ जोर जोर से हंसने लगते हैं। सान्विका उन दोनों को उनके घर छोड़ने के लिए कहती है और खुद कॉलेज पढ़ने के लिए निकल जाती है। सीन एक पुल पर शिफ्ट होता है, जहाँ दो गाड़ियां आमने सामने आ जाती हैं। तभी एक पुलिस वाला मनोहर से कहता है, मंत्री जी का काफिला है, अपनी गाड़ी को पीछे लो। चौहान उससे मंत्री का नाम पूछकर अपने ड्राइवर अंगद से मंत्री को फोन लगाने के लिए कहता है। अंगद जैसे ही मंत्री को फोन करके बताता है, मंत्री दौड़ते हुए चौहान की गाड़ी के पास आ जाता है। मंत्री अंगद को बताता है, मंत्री का बाप मेरे यहाँ पानी भरता था, अब ये तो राजपाट करने के लिए पैदा हुआ है। मंत्री उससे कहता है, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं लेकिन आपसे नहीं, बच्चा हूं मैं आपका, और फिर अपनी ही गाड़ी को पीछे करवा देता है। मंत्री अपने पीए से कहता है, ये चौहान जब भी मिलता है मेरी जात और औकात दोनों याद दिला देता है। याद रखना, जिस दिन मौका मिला ना, इन दोनों भाइयों को उनकी औकात याद दिला दूंगा। दीप एक मिडिल क्लास फैमिली से है और कॉलेज जाने के लिए अपनी साइकिल को नाव में रखकर बैठ जाता है। तभी वहाँ सान्विका आ जाती है और चौहान के गुंडे सभी आदमियों को नाव से बाहर निकाल देते हैं और कुलदीप की साइकिल को बाहर फेंक देते हैं, जिससे उसकी साइकिल टूट जाती है। कुलदीप की माँ चौहान के घर में खाना बनाती है और एक रात बचा हुआ खाना अपने साथ घर ले आती है। कुलदीप उससे कहता है, मुझे पसंद नहीं है ऐसे किसी का दिया हुआ खाना। माँ उससे कहती है, हमारे यहाँ सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, देने वाले की नीयत अच्छी होनी चाहिए, और कुलदीप को जबरदस्ती थोड़ा खाना खिला देती है। अगले दिन सान्विका कुलदीप को उसकी टूटी साइकिल के बदले नई साइकिल देती है, लेकिन कुलदीप लेने से मना कर देता है। सान्विका कहती है, लेनी तो पड़ेगी, और उसको चाबी देकर वहाँ से चली जाती है। कुलदीप के पिता गेंदालाल लोगों के यहाँ पार्टियों में नाचने का काम करते हैं और एक बार डांस करने के बाद घर आकर पैसा गिनने लगते हैं और कुलदीप से कहते हैं, तुम्हारे कॉलेज की फीस का जुगाड़ तो हो गया। कुलदीप कहता है, सिम्मी को कपड़े दिला दो, फीस अगले महीने भर देंगे। तभी गेंदालाल उससे कहता है, हम एक वक्त का खाना छोड़ देंगे, सिम्मी एक कपड़े में गुजारा कर लेगी, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई से कोई समझौता नहीं, क्योंकि जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तभी हमारा कुछ होगा। अगले दिन वकील चौहान को बताता है, कल आपके भाई को गेंदालाल के साथ डांस करते हुए देखा, कहीं उसका इंटरेस्ट लड़कों में तो नहीं है। मनोहर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पुष्कर का कहना है, मुझे खुला छोड़ दो, बस हमें सिर्फ रंगबाजी करनी है। तभी वहाँ सान्विका आ जाती है और उन लोगों से मिलकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। इधर कुलदीप अपने दोस्त पिंटू के साथ कॉलेज जा रहा होता है। तभी वहाँ नकुल अपने लड़कों के साथ आ जाता है और कहता है, इतनी अच्छी साइकिल कहाँ से चुराई है। फिर उसकी साइकिल लेते हुए कहता है, मुझे ये अच्छी लग रही है, अब से तुम मेरी साइकिल चलाओगे। तभी उन लोगों में लड़ाई होने लगती है। सान्विका भी वहां आ जाती है और नकुल को उसके दोस्तों के साथ वहां से भगा देती है। तभी सीन कॉलेज शिफ्ट होता है। कुलदीप एक लेटर में थैंक यू लिखकर पिंटू से सान्विका को देने के लिए कहता है। सान्विका उस लेटर को फाड़कर पिंटू से कुलदीप को बुलाने के लिए कहती है। कुलदीप सान्विका से मिलने आता है। तभी सान्विका उससे कहती है, तुमने जैसे थैंक यू बोला ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सामने आकर थैंक यू बोलने में शर्म आ रही थी क्या? अब कुछ ऐसा कहो जो मेरे मन को अच्छा लगे। कुलदीप कहता है, मैंने पढ़ा है, लड़कियों को अपनी झूठी तारीफ बहुत अच्छी लगती है, पर हम झूठी तारीफ नहीं कर सकते, और सच ये है कि आप बाकी बहुत अच्छी हैं। इसके बाद सान्विका कॉलेज के बाहर कुलदीप का इंतजार करती है। तभी कुलदीप वहां आ जाता है और सान्विका उसे बताती है, तुम मुझे अच्छे लगते हो, मुझसे दोस्ती करोगे? लेकिन वो मना कर देता है। सान्विका फिर उससे कहती है, तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो, भागो, कहाँ तक भागोगे, आना तो हमारे पास ही है। सान्विका दिन रात कुलदीप के बारे में ही सोचती रहती है और एक दिन कॉलेज में वो कुलदीप को निहार रही होती है। तभी टीचर उससे पूछते हैं, तुम क्या सोच रही हो? वो कहती है, मैं कुलदीप के बारे में सोच रही हूँ, पढ़ाई तो हम सब करते हैं, लेकिन कुलदीप ही हर बार टॉप क्यों करता है? टीचर उससे कहते हैं,
ये सब कुलदीप की मेहनत, लगन और पढ़ाई के प्रति निष्ठा है। क्लास के बाद कुलदीप सान्विका से कहता है, क्लासरूम में ऐसा कुछ मत बोला करो, तुम समझने की कोशिश करो, हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। सान्विका उससे कहती है, अब मुझे दोस्ती करनी भी नहीं है, मैं प्यार करने लगी हूँ तुमसे। तुम्हारे हाँ और ना पर मेरा अगला रिएक्शन होगा, तो जो भी कहना सोच विचार कर कहना। मैं तुम्हारा लाइब्रेरी में इंतजार करूंगी। सान्विका लाइब्रेरी में उसका इंतजार करती है, लेकिन कुलदीप वहां नहीं पहुंचता है। इसके बाद सान्विका कुलदीप के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है, भाग रहे हो तुम मुझसे, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि हम यहाँ भी आ सकते हैं। कुलदीप उससे माफी मांगता है और उसे जाने के लिए कहता है। सान्विका उसे रात में मंदिर में मिलने के लिए कहकर चली जाती है। सीन मंदिर शिफ्ट होता है, जहाँ कुलदीप उससे कहता है, मेरा जवाब ना है, तुम्हारे नाम के आगे अगर चौहान सरनेम हटा दिया जाए तो तुम कुछ भी नहीं हो। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल एवरेज हो और मैं बचपन से ही आज तक टॉपर रहा हूँ, ये है मेरी पहचान। मुझे आपके प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सान्विका उससे कहती है, बहुत घमंड है तुम्हें अपनी टॉपर होने का। इस सेमेस्टर में मैं तुमसे ज्यादा नंबर लाकर दिखाऊंगी और फिर जो मैं कहूंगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। कुलदीप कहता है, ठीक है, और अगर ज्यादा नंबर ना ला पाई तो मेरा पीछा हमेशा के लिए छोड़ दोगी। अगले दिन चौहान सान्विका से पूछता है, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? वो बताती है, बहुत अच्छी चल रही है और मैं इस सेमेस्टर में टॉप करने वाली हूँ। तभी दुष्यंत हंसने लगता है। कुछ दिन बाद सान्विका सेमेस्टर में टॉप कर जाती है और कुलदीप उससे डरकर कॉलेज से भाग जाता है। सान्विका पिंटू से कुलदीप के बारे में पूछती है और उससे कुलदीप को फोन करने के लिए कहती है। कुलदीप उसे बताता है वो सान्विका के डर से छुप गया है। सान्विका कुलदीप को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है और उसको किस कर देती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन वो लोग क्लास बंक करके कहीं घूमने जाते हैं। इधर कॉलेज में नकुल और उसके दोस्तों को शक हो जाता है। कुलदीप उससे पूछता है, तुम पढ़ाई में तो एवरेज हो, फिर टॉप कैसे किया? मैंने तुम्हारे प्यार में चीटिंग की थी। कॉलेज के किसी भी टीचर में हिम्मत है जो मेरी बात टाल दे तो बस टॉप कर गई। इनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है। एक दिन नकुल और उनके दोस्त उसे देख लेते हैं और सान्विका के चाचा को जाकर बता देते हैं। पुष्कर वहां पहुंच जाता है और उसे पीटते हुए घर ले आता है। चौहान सान्विका से पूछता है, क्या तुम इससे प्यार करती हो? सान्विका कहती है, नहीं, ये ही मेरे पीछे पड़ा था, हम तो बस एक बार मिलने गए थे और पकड़े गए। उसके बाद चौहान कुलदीप और उसके माँ बाप को बुरी तरह से पीटते हुए उनका जुलूस पूरे गांव में निकालते रहते हैं। तभी वहाँ कुलदीप की बहन सिम्मी आ जाती है, लेकिन पुष्कर पूरे गांव के सामने उसके कपड़े फाड़ देता है और उन चारों को उसके घर में बंद करके आग लगा देता है। तभी एक आदमी दुष्यंत को फोन करके बताता है, पुष्कर कुलदीप और उसके पूरे परिवार को बुरी तरह से मार रहा है, आप जल्दी आ जाइए। दुष्यंत कहीं बाहर होता है, इसलिए वो चौबे को फोन करके बस्ती में पहुंचने के लिए कहता है। कुलदीप किसी तरह अपने पूरे परिवार को वहां से बचाकर निकाल लाता है और बस पकड़कर दिल्ली अपने कजिन राजा के यहाँ पहुंच जाता है। सिम्मी बार बार उस घटना के बारे में सोचती रहती है और कपड़े बदलने के बहाने कमरे में जाकर फांसी लगा लेती है। कुछ दिन बाद राजा कुलदीप से कहता है, घर वालों की हालत तो तुम देख ही रहे हो, आगे कमाने खाने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। कुलदीप उससे रिक्शा सीखकर कमाने लग जाता है। इधर गांव में मंत्री कुलदीप के घर जाकर लोगों से कहता है, हम मनोहर चौहान को गोली नहीं मारेंगे, उसको एक दिन मिट्टी में मिला देंगे। तभी सिंह चौहान की फैक्ट्री शिफ्ट होता है। चौहान दुष्यंत से सान्विका की शादी के लिए लड़का ढूंढने के लिए कहता है। दुष्यंत उससे कहता है, कोशिश करेंगे, जैसे ही बढ़िया लड़का मिलता है आपको बता देंगे। इधर कुलदीप की मुलाकात प्रेरणा नाम की लड़की से होती है, जो उसे बताती है वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। कुलदीप उसे कोचिंग के बाद ड्रॉप कर देता है। तभी उसकी नजर आईएएस के बंगले पर पड़ती है और घर आकर राजा को बताता है, आज मैंने आईएएस का बहुत बड़ा बंगला देखा, वहाँ बहुत सिक्योरिटी थी। राजा कहता है, आईएएस बहुत बड़ी नौकरी है, इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। कुलदीप कहता है, अच्छा होता अगर मेरी पढ़ाई नहीं छूटती, क्या पता हम भी कुछ बन जाते। कुलदीप को उसकी मौसी की चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, सिम्मी का सुनकर दुख हुआ, तुम्हें कुछ रुपए भेज रही हूँ और हर महीने तुम्हारी पढ़ाई के लिए भेजती रहूंगी, बस तुम पढ़ते रहना। अगले दिन कुलदीप प्रेरणा से मिलने उसकी कोचिंग जाता है और उससे पूछता है, मैंने ग्रेजुएशन किया है, आईएएस बनने के लिए और क्या पढ़ाई करनी पड़ती है? प्रेरणा बताती है, बस ग्रेजुएशन ही चाहिए, कल मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाती हूँ, वो तुम्हें प्रॉपरली गाइड कर देंगे। और वो अपना मोबाइल नंबर देकर चली जाती है। इधर गांव में दुष्यंत मनोहर से कहता है वो खुद सान्विका से शादी करना चाहता है। पुष्कर ये सुनकर गुस्सा होने लगता है। तभी दुष्यंत चौहान को बताता है, मैं सिर्फ पुलिस की नौकरी ही नहीं करता बल्कि खानदानी पुश्तैनी रईस हूँ। ये सुनकर मनोहर शादी के लिए तैयार हो जाता है। सान्विका दुष्यंत से कहती है, मुझसे शादी करके बर्बाद हो जाओगे तुम। दुष्यंत कहता है, आपसे शादी करने की कीमत अगर बर्बादी है तो बर्बाद कर दो हमें। सान्विका फिर से कहती है, तुम ना रोने के लिए तैयार रहो, और वहां से चली जाती है। प्रेरणा कुलदीप को अपने पापा से मिलवाती है। वो उससे कहते हैं,
कल मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, अगर तुम टेस्ट में पास हो जाते हो तो तुम्हें इस कोचिंग में एडमिशन मिल जाएगा। कुलदीप टेस्ट को पास कर लेता है और उसका एडमिशन हो जाता है। इसके बाद वो दिन रात मेहनत करके यूपीएससी का पहला पड़ाव पास कर लेता है। कुलदीप घर आकर सभी के साथ सेलिब्रेट करने लगता है। तभी पिंटू उसको फोन करके बताता है सान्विका शादी करने जा रही है। कुलदीप सान्विका से मिलने सितारपुर पहुंच जाता है और उसे पुरानी बातें याद दिलाकर नमक हराम कहकर वापस दिल्ली आ जाता है। तभी उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है भूल जाओ उसे। इधर सान्विका की शादी हो जाती है और स्वागरात वाले दिन सान्विका दुष्यंत से कहती है बाहर जाकर सो जाओ, हम आपको अपने पास कमी नहीं आने देंगे। दुष्यंत कहता है जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक हम अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं करेंगे। इधर कुलदीप उसे भूल नहीं पा रहा था। तभी प्रेरणा उसे बताती है यही टाइम है उसके लिए, जो तुम्हारी नफरत है उसे अपनी ताकत बनाओ, इतनी पढ़ाई करो कि तुम आईएएस बन जाओ। और उससे कहती है मैंने यूपी पीसीएस में इंटरव्यू दिया है और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। कुछ दिन बाद प्रेरणा का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और वो कुलदीप को खुशी में किस कर देती है। कुलदीप कहता है इट्स ओके, ये सब जाने दो, तुम्हारी वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली है। इसके बाद प्रेरणा अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। कुछ दिन बाद कुलदीप का यूपीएससी का दूसरा पड़ाव भी क्लियर हो जाता है और वो प्रेरणा को फोन करके बताता है अगर तुम नहीं होती तो मैं ये सब नहीं कर पाता। प्रेरणा उससे कहती है तुम बस इंटरव्यू की तैयारी करो, अब तुम्हारा समय आ रहा है। अगले सीन में कुलदीप को पढ़ते हुए देखते हैं। तभी लाइट चली जाती है और वो किसी दूसरे के घर के बाहर लाइट में पढ़ने लगता है। तभी उस घर का मालिक आकर उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कुलदीप उसे बताता है हमारे एरिया की लाइट चली गई थी, इसीलिए मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। और उसे बताता है मैं यूपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। वो आदमी उससे कहता है ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए एक लाइट जलाकर रखता हूँ। इंटरव्यू वाले दिन राजा और उसकी माँ कुलदीप को छोड़ने के लिए साथ आते हैं। तभी रास्ते में उसकी माँ का एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। राजा उससे कहता है तुम इंटरव्यू देने जाओ, मैं यहाँ माँ को देख लूंगा। कुलदीप इंटरव्यू देने पहुंच जाता है और वापस आकर माँ को बताता है मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, मैं जल्दी आईएएस बन जाऊंगा। तभी वहाँ नर्स आ जाती है और उसे बताती है आपकी माँ सुन सकती है लेकिन बोल नहीं सकती। फाइनली वो दिन आ ही जाता है। कुलदीप यूपीएससी की परीक्षा में टॉप कर जाता है। कुलदीप अपनी माँ को बताता है वो आईएएस बन गया है, हमारी गरीबी के दिन गए, अब सब कुछ बदल जाएगा। ये सुनकर उसकी माँ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी डॉक्टर उसे बताती है अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर कुलदीप रोने लगता है और उसके पिता पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं। अब कहानी 5 साल बाद शुरू होती है। कुलदीप डीएम बनकर अपने ही शहर में आ जाता है और नदी घाट जाकर अभिमन्यु से कहता है मुझे यहाँ पुल बनवाना है। इधर चौहान मंत्री से कहता है हमारे इलाके में नया डीएम आया है, उससे मेरा 36 का आंकड़ा है, उसका ट्रांसफर कहीं और करवा दीजिए। मंत्री उसे बताता है कुलदीप सीएम का खासम खास है, मैं उसका ट्रांसफर नहीं करवा सकता। चौहान मंत्री को बेइज्जत करके भगा देता है। कुलदीप से मिलने चला जाता है। मंत्री उसे बताता है मुझे पता है आप यहाँ चौहान से बदला लेने के लिए आए हैं, आप अकेले डीएम होकर कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको मेरे साथ की जरूरत पड़ेगी। कुलदीप कहता है आप मेरा बदला क्यों लेंगे। मंत्री कहता है 2 बातें हमारे बीच में कॉमन है, पहली हमारी जाति और दूसरा हमारा मकसद, और जहाँ विश्वास की बात है आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। ये सिर्फ शादी नहीं है, आपके किस्मत की चाबी है, आप आराम से सोचकर बता दीजिए। उसी रात मंत्री की बेटी माला उससे पूछती है आपने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया। मंत्री कहता है वो एक डीएम है, उसके हाथ में जिंदगी भर पावर रहेगा, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी की शादी एक डीएम से हो। अगले दिन कुलदीप माला से मिलने जाता है और उससे कहता है मैं शादी के लिए तैयार हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो अपने पापा से कहना शादी की तैयारियां शुरू कर दें। इधर सान्विका की दोस्त उसे बताती है कुलदीप मंत्री की बेटी से शादी करने जा रहा है। तभी दुष्यंत वहाँ आ जाता है और वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। तभी सीन कुलदीप के घर शिफ्ट होता है, जहाँ राजा उससे पूछता है हम अपने पुराने घर का काम चालू करवा दें, आधा जला हुआ है, वैसे के वैसे ही पड़ा है, आज गए थे देखने तो बहुत बुरा लगा। कुलदीप कहता है वहाँ कुछ मत करना, वो घर तभी बनेगा जब उसे जलाने वालों का सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले सीन में देखते हैं मंत्री सिंह से कहता है हम मंत्री होकर अपने दामाद को सिर्फ एक ब्रिज गिफ्ट कर रहे हैं। सिंह उससे पूछता है आपके दिमाग में चल क्या रहा है। मंत्री कहता है कुछ नहीं, कल सुबह मजा आएगा। अगली सुबह एक आदमी नाव में छेद कर देता है और फिर जब सभी नाव में बैठ जाते हैं वो बहाना बनाकर उतर जाता है और दूसरे आदमी की तरफ इशारा कर देता है। वो आदमी फोन पे बताता है आपका काम हो गया है। इधर अभिमन्यु कुलदीप को बताता है एक नाव नदी में डूब गई है जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। कुलदीप उन्हें देखने के लिए घाट पर जाता है। तभी चौहान भी वहाँ आ जाते हैं और वो लोग कुलदीप को देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि जो नाव नदी में डूबी थी वो नाव और घाट दोनों उन्हीं के हैं। अब हम देखते हैं कुलदीप अभिमन्यु से कहता है मैंने आदेश पर साइन कर दिए हैं, चौहान के जितने भी घाट के कॉन्ट्रैक्ट हैं सारे कैंसिल कर दिए हैं, एसडीएम और डीएसपी इस घटना की जांच करेंगे,
मुझे इसकी रिपोर्ट तुरंत चाहिए। तभी सीन चौहान के घर शिफ्ट होता है, जहां एक पुलिस वाला चौहान की पत्नी को बताता है चौहान को कप्तान साहब ने जिला मुख्यालय पर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे और उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है। ये नोटिस उनके लिए आया है, अगर 3 दिन में वो हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ वारंट कट जाएगा। इधर पुष्कर मनोहर को बताता है कुलदीप ने उनके सारे घाट बंद कर दिए हैं, धंधा भी पूरा ठप पड़ गया है। वो नौकरी करने नहीं बल्कि हमसे बदला लेने आया है। तभी मनोहर उसे बताता है हम हाई कोर्ट से स्टे ले रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएगा हमारा, फिर भी अगर उड़ाना तो उसका इलाज भी सोचा जाएगा। अगले सीन में वकील मनोहर चौहान को बताता है नाव के धंधे में आपको स्टे नहीं मिली, लेकिन आप दोनों की जमानत करवा दी गई है। अब पुलिस चाहकर भी आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। ये डीएम आपसे सिर्फ बदला लेने आया है और ऊपर से मंत्री का दामाद भी बनने वाला है। अब आपको बहुत सावधान रहना होगा। तभी सीन नदी घाटी पर शिफ्ट होता है, जहां कुलदीप नया पुल बनने की नींव रखता है और अभिमन्यु से कहता है मुझे इस पुल की रिपोर्ट डेली चाहिए, अगले साल इसे पब्लिकली ओपन करना है। तभी उसकी नजर दुष्यंत पर पड़ती है। अभिमन्यु उसे बताता है ये सान्विका का पति है। इसके बाद दुष्यंत अपने घर पहुंचता है, जहां सान्विका उससे पूछती है पुलिस जांच में क्या आया है, नाव कैसे डूबी। दुष्यंत उसे बताता है रिपोर्ट में आया है नाव कमजोर थी, उसमें पानी घुस गया इसलिए वो डूब गई। तभी डीएसपी उसको फोन करके बुलाते हैं और उसे बताते हैं उसकी ड्यूटी डीएम साहब की सिक्योरिटी में लगा दी गई है। इधर मंत्री के घर पर शादी की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। माला अपनी माँ से कहती है भागम भाग में मेरी शादी हो रही है, इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है। पापा का मकसद तो हम समझ सकते हैं, उनको एक डीएम दामाद चाहिए, लेकिन कुलदीप मुझसे शादी क्यों कर रहा है। तभी माँ उसे बताती है जैसे तुम्हारे पापा को एक डीएम दामाद चाहिए, वैसे ही कुलदीप को एक पावरफुल मंत्री का सपोर्ट चाहिए। अगले सीन में मंत्री चौहान के घर पर शादी का इनविटेशन देने पहुंच जाता है और उन लोगों से कहता है आपको और पुष्कर दोनों को आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। चौहान उससे कहता है अब तो डीएम तुम्हारा दामाद बन गया, समझाओ उसे मेरे रास्ते का पत्थर ना बने। मंत्री उससे कहता है मैं तो अंगूठा छाप हूँ, वो एक टॉपर डीएम है, मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन आपका संदेश उन तक जरूर पहुंचा देंगे। इसके बाद दोनों भाई शादी में पहुंच जाते हैं और दुष्यंत को वहां ड्यूटी करते हुए देखकर चौंक जाते हैं। चौहान कुलदीप को बधाई देता है। तभी कुलदीप उनसे कहता है आपकी ही वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ और सिर्फ आप दोनों के लिए मैं यहाँ आया हूँ। थोड़ी देर बाद पुष्कर कुलदीप से कहता है दुष्यंत को अपनी सिक्योरिटी के लिए मत रखो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कुलदीप उससे कहता है इंसान को हमेशा अपनी औकात देखकर मुंह खोलना चाहिए, अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है, धीरे धीरे देखो कहाँ पहुंचाता हूँ तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को। शादी के बाद माला कुलदीप को बताती है मुझे आपके पास्ट के बारे में कल ही पता चला है, अब हमारी शादी हो गई है और हमें ये रिश्ता निभाना पड़ेगा। कुलदीप कहता है मैं अपने पति होने की सारी जिम्मेदारियां सही से निभाऊंगा, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। माला उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन कुलदीप मंत्री को फोन करके पूछता है आपने माला से बात की, लेकिन मंत्री उसे बताता है आप उसकी चिंता मत करो, वो जल्दी सब कुछ समझ जाएगी। इधर चौहान को पता चलता है उसके घर फैक्ट्री पर रेड पड़ी है और उसके गंगा घाट के बालू का ठेका भी कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद चौहान मंत्री को फोन लगाता है, लेकिन मंत्री उसका फोन रिसीव नहीं करता है। चौहान अब डीएम को फोन लगाता है, लेकिन डीएम भी बिजी है बोलकर उनसे बात नहीं करता है। चौहान अपने भाई से कहता है कुलदीप को खत्म कर दो, अब इस युद्ध का यही निर्णय है, मरो या मारे जाओ। इसके बाद पुष्कर गौरी नाम के एक गुंडे से मिलता है और उसे डीएम को मारने की सुपारी देता है। गौरी उससे कहता है आप घर जाकर आराम से सो जाइए, आपका काम हो जाएगा। अगले दिन राजा भैया दिल्ली वापस जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी कुलदीप उनसे कहता है मैं तो चाह रहा था तुम यही कोई काम देख लो, लेकिन उसके पिता उससे कहते हैं जाने दो उसको, वहाँ अपना काम धाम करने दो, पर एक बात हमेशा याद रखना तुम राजा का साथ कभी नहीं छोड़ना। राजा आशीर्वाद लेकर दिल्ली चला जाता है और कुलदीप भी अपने ऑफिस पहुंच जाता है, जहां अभिमन्यु उसे बताता है आपके आदेश के बावजूद गंगा के किनारे बालू की सप्लाई अभी भी चालू है। कुलदीप अभिमन्यु और दुष्यंत के साथ वहां के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में गौरी और उसके आदमी मिलकर उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें उनके ड्राइवर की मौत हो जाती है। इधर मंत्री को भी डीएम पर हमले की खबर मिल जाती है। वो तीनों बचकर एक खंडर में पहुंच जाते हैं। तभी वहां गौरी भी अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। फिर से गोलीबारियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें बहुत से गुंडे मारे जाते हैं। मंत्री पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है और तभी गौरी वहां से डरकर भाग जाता है। उसके बाद कुलदीप अपने घर आता है तो माला दौड़कर उसको गले लगा लेती है। मंत्री सिंह से कहता है जो करना है करो, साम दाम दंड भेद सब लगाओ, लेकिन ये दोनों भाई पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने चाहिए।
इधर वकील चौहान को फोन करके बताता है कुलदीप के ऊपर हमला हुआ है और आपके ऊपर एफआईआर हो गई है। आप दोनों भाई यहाँ से जल्दी भाग जाइए। डीएसपी अपनी पूरी टीम के साथ चौहान के घर पर छापा मारती है, लेकिन चौहान वहां नहीं मिलते हैं। सान्विका की माँ उससे कहती है, मुझे क्यों फोन किया, जानना चाहती हो पापा चाचा की हालत कैसी है? वो दोनों पुलिस के डर से कहीं छिपे हैं। पुलिस बंदूक लेकर उनके पीछे घूम रही है। ये सब तुम्हारा फैलाया हुआ रायता है। और उसको बुरा भला कहकर फोन काट देती है। अगले सीन में गौरी एक चाय की दुकान पर वसूली करने आता है। तभी कुछ लोग वहां आकर उसको उठा ले जाते हैं। तभी सीन कुलदीप के घर शिफ्ट होता है। कुलदीप मंत्री से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है पूरे जिले की पुलिस कर क्या रही है। दोनों भाइयों का अब तक कुछ पता नहीं चला। मंत्री उसे बताता है, पुलिस इस बार कुछ करे या ना करे, लेकिन हम ऐसा कुछ करेंगे कि दोनों भाइयों का कुछ पता नहीं चलेगा। कुलदीप कहता है, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, कानून उन्हें सजा देगा। अटेम्प्ट टू मर्डर में दोनों भाई अंदर जाएंगे। मंत्री फिर से कहता है, जेल से छूटने के बाद वो लोग आपको फिर से मारने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ हो गया ना तो मेरी बेटी का क्या होगा। इधर गौरी अंगद को फोन करके बुलाता है और उससे कहता है, मुझे चौहान से मिलना है, अर्जेंट है। अंगद गौरी को चौहानों से मिलवाने जंगल ले जाता है, क्योंकि चौहान पुलिस के डर से यहीं छिपे हैं। चौहान गौरी से पूछता है, कैसी रही तुम्हारी मंत्री के साथ मीटिंग? गौरी उसे बताता है, मंत्री ने ही उसे उस चाय की दुकान से उस दिन उठवा लिया था और मुझसे कहा था अगर मैं आप लोगों को मार दूंगा तो मंत्री मुझे जिंदा छोड़ देगा। इसीलिए गौरी चौहानों को मारने यहाँ आया था। ये बात चौहान पहले से ही जान गया था, इसीलिए पुष्कर उसे गोली मार देता है। इधर माला कुलदीप से कहती है, आज चौहान के घर पर रेड है, आप वहीं जा रहे हो, ये सब करना जरूरी है क्या? कुलदीप उसे बताता है, उसी घर में मारा पीटा गया था मुझे, उस घर की एक एक सुई उठा लूंगा मैं। कुलदीप चौहान के घर पर रेड डालने पहुंच जाता है। वहाँ रुपया जेवर बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तभी वहाँ सान्विका भी आ जाती है। उसको देखकर कुलदीप कहता है, कुछ बचना नहीं चाहिए इस घर से, सब कुछ उठवा लो। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। सिंह मंत्री को बताता है, दोनों भाइयों ने सरेंडर कर दिया है। मंत्री उससे कहता है, लगाओ दिमाग और कुछ ऐसा चक्कर चलाओ जिससे दोनों भाई जेल में ही खत्म हो जाएं। तभी सीन जेल शिफ्ट होता है। पुष्कर कहता है, ये सब डीएम करवा रहा है। मनोहर उसे बताता है, वो ये जो भी कर रहा है उसके पीछे हमारा ही हाथ है। अगर ये बात हम पहले ही समझ जाते कि वो दोनों नादान हैं और बच्चे हैं, गलती हो गई उनसे और उन्हें माफ कर देते तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पुष्कर कहता है, क्यों माफ कर देते उसे, उसने हमारी इज्जत पर हाथ डाला था और ये सब जरूरी था। मनोहर कहता है, एक बात समझ में आ गई, इज्जत से बढ़कर अगर कोई चीज है तो वो है जिंदगी। अपनी जिंदगी से ना तो हमारी बेटी खुश है और ना ही हम। जेल से छूटने के बाद कुलदीप और उसके पूरे परिवार से और अपनी बेटी सान्विका से भी माफी मांगेंगे। तभी वहाँ कांस्टेबल आकर बताता है, ऊपर से आदेश है, तुम दोनों एक ही सेल में नहीं रह सकते, और वो पुष्कर को दूसरी सेल में शिफ्ट कर देता है। अगले दिन अभिमन्यु दुष्यंत को बताता है, डीएम सर ने एक पार्टी रखी है, तुम्हें और भाभी जी दोनों को बुलाया है। कुलदीप घर आकर सान्विका को पार्टी वाली बात बताता है और कहता है, वो तुम्हें बुलाकर वहाँ सिर्फ इंसल्ट करना चाहता है। सान्विका कहती है, आप चिंता मत करो, बस मुझे ले चलिए। थोड़ी देर बाद वो दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। तभी मंत्री सान्विका से कहता है, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारे चाचा और पापा को जेल भेजने के बाद डीएम साहब ने ये पार्टी रख ली है, तुम्हें भी दुष्यंत के साथ यहाँ मजबूरी में आना पड़ा। तभी सान्विका की नजर माला पर पड़ती है और वो उससे मिलकर कहती है, तुम्हारे पति अभी तक मुझे बुला नहीं पाए हैं, उन्हें अपना बना लो। माला कहती है, आप भी कहाँ भूली हो उनको, आप उन्हें बुला दो और हमारा बन जाने दो। अगले दिन कांस्टेबल मनोहर की सेल में जाता है और उसे बेहोश देकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर दुष्यंत को बताता है, हार्ट अटैक की वजह से मनोहर चौहान की मौत हो चुकी है। सान्विका रोते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पापा का दिल फौलाद का था, उनकी हत्या हुई है। तभी सीन चौहान की हवेली शिफ्ट होता है, जहाँ मनोहर का शांति पाठ चल रहा होता है। अंगद सान्विका को बताता है, पुष्कर भाई की जमानत हो गई है। तभी वहाँ पुष्कर आ जाता है और अपनी भाभी से कहता है, आप रोइए मत, अब किसी और के रोने का टाइम है। इधर मंत्री कुलदीप से कहता है, आपको अपना मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। मनोहर अपने पापों की वजह से मरा है, एक भाई मरा है, अब दूसरे को भी मरना पड़ेगा। अगले दिन कुलदीप अपना इस्तीफा देते हुए कहता है, मेरा मन अब गवाही नहीं देता है, इसलिए अब यहाँ पर और ड्यूटी नहीं कर सकता। कुलदीप कहता है, ड्यूटी नहीं करनी है कोई बात नहीं, इसके लिए तुमको इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। हेडक्वार्टर पहुंचो, मैं एसपी से बात करके तुमको थाना दिलवाता हूँ। उसी रात कुलदीप और माला में खाने के पीछे बहुत बुरा झगड़ा होता है और ये सब देखकर कुलदीप के पिता उससे कहते हैं, माला बहुत अच्छी लड़की है, इतने दिनों से हम सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं। उस दिन तुम्हारे ससुर को हमने थप्पड़ पागलपन में नहीं बल्कि सोच समझकर मारा था। फंसोगे तो तुम और तुम्हारा ससुर पतली गली से निकल जाएगा। वैसे भी तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया है, अपना रास्ता बदलो और ये सब भूल जाओ। कुलदीप कहता है,
जब तक पुष्कर को उसके किए की सजा ना दे दूं और सान्विका को उसके झूठ का जवाब ना दे दूं, मैं कुछ नहीं भूलूंगा। मंत्री को बताता है डीएम साहब ने दुष्यंत को थाना इंचार्ज बना दिया है, अब आपका बदला कैसे पूरा होगा। मंत्री कहता है वहाँ भी तो कुछ हो सकता है, सोचो और मुझे सुबह बताओ। अगले दिन रंजीत नाम का एक आदमी दुष्यंत से मिलता है। दुष्यंत उससे कहता है एफआईआर तो आपकी लिख गई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी जांच की रिपोर्ट आएगी वो आपको दे दी जाएगी। रंजीत कहता है 1 से 1.5 करोड़ रुपए चोरी हुए हैं, आप जब तक पर्सनली इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक रिकवरी नहीं हो पाएगी। दुष्यंत कहता है थोड़ा समय लगेगा, चोर भी पकड़ा जाएगा और हम रिकवरी भी कर लेंगे। रंजीत एक बैग को छोड़कर दुष्यंत के साथ बाहर चला जाता है। दुष्यंत अंदर आकर बैग में रुपए देखकर कहता है ये बैग किसका है, लेकर जाइए इसको। रंजीत फिर से वहां आ जाता है और कहता है ये बैग आपका है, मैं आपकी डिमांड पर ही इसको लेकर आया था। दुष्यंत कहता है हम रिश्वत नहीं लेते और ये फालतू की बात मत करना मेरे सामने। अभी वहाँ एंटी करप्शन की टीम आ जाती है और एक कांस्टेबल उन्हें बताता है ये तो कुछ भी नहीं है साहब, जब से ये थाना इंचार्ज बने हैं रोज बैग भर भर के नोट आते हैं। एंटी करप्शन टीम दुष्यंत को पकड़कर ले जाती है। पुष्कर ये न्यूज देखकर कुलदीप को फोन लगाता है और कहता है तुम मेरा तो कुछ कर नहीं पाए, इसलिए तुमने दुष्यंत को फंसा दिया। कुलदीप कहता है किसने कहा हम कुछ कर नहीं पाए, इतनी जल्दी भूल गए तुम। फिर दुष्यंत उसको जान से मारने की धमकी देता है और कुलदीप उससे कहता है उससे पहले जिंदा रहने की कोशिश कर लो, तुम जेल में ही सड़कर मरोगे। एक दिन मंत्री कहता है समझ नहीं आ रहा है, पुष्कर डीएम साहब को मारने की धमकी दे रहा है और पुलिस कर क्या रही है। कुलदीप कहता है आप शांत हो जाइए, टेंशन की कोई बात नहीं है। मंत्री एसपी से कहता है आप इनकी बात मत सुनिए, तुरंत वारंट जारी कीजिए और पुष्कर को पकड़कर जेल में बंद कर दीजिए। इसके बाद एसपी अपनी पूरी टीम के साथ चौहान की हवेली पहुंच जाता है। अंगद उन्हें बताता है पुष्कर बहुत दूर चला गया है और मुझसे कहकर गया है जब तक ये नए डीएम हैं यहाँ वो इस शहर में कदम नहीं रखेंगे। एसपी पुष्कर की भाभी से कहता है जहाँ कहीं भी भागकर गया है मैसेज भिजवा दो उसे, अगर पुलिस के सामने जल्दी सरेंडर नहीं किया तो हम इस हवेली को गिरवाकर चबूतरा बनवा देंगे। उसके जाने के बाद भाभी अंगद से पुष्कर को सरेंडर करने के लिए कहती है। एक दिन कुलदीप का दोस्त पिंटू उससे मिलने आता है। उसे देखकर कुलदीप बहुत खुश हो जाता है। पिंटू उसे बताता है तुम्हें इस पोस्ट पर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये सब काम छोड़ो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि कल सुबह मुझे सूरत के लिए निकलना है। कुलदीप पूछता है अभी तो आए हो और इतनी जल्दी क्यों जाना है। पिंटू उसे बताता है मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो मेरी सैलरी काट दी जाएगी। इसके बाद कुलदीप उसे अपने नए घर पर ले जाता है और फिर पुराने जले हुए घर पर जाते हैं। कुलदीप कहता है मैं अभी यहाँ नहीं आता हूँ और जब भी आता हूँ तो बहुत सारी यादें पागल कर देती हैं, तूने जिद की इसीलिए मैं आ गया। पिंटू कहता है सब कुछ सुनने के बाद मैं तुम्हें जानबूझकर यहाँ लाया हूँ, मैं तो यही कहूंगा ऐसा कुछ मत करना कि बाद में पछताना पड़े। कुलदीप बताता है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। इसके बाद पिंटू सूरत के लिए निकल जाता है। इधर सान्विका दुष्यंत से मिलने जेल आती है। दुष्यंत उसे बताता है मैंने आज तक 1 रुपए की भी रिश्वत नहीं ली थी, मुझे फंसाया गया है। सान्विका कहती है मैं जानती हूँ आपको किसने फंसाया है, आप ऐसे कमजोर मत बनिए और मैं आपके साथ हूँ। इधर रंजीत सिंह को फोन करके बताता है तुम चिंता मत करो, मैं बस्ती से दूर खुफिया जगह पर छिपा हूँ, पुष्कर मुझ तक नहीं पहुँच पाएगा। तभी वहाँ पुष्कर आ जाता है और कहता है तुम्हें पता था दुष्यंत मेरा दामाद है और तुमने फिर भी उसके साथ ऐसा किया। रंजीत उससे माफी मांगने लगता है लेकिन पुष्कर उसके दोनों पैरों को तोड़ देता है। न्यूज में रंजीत का एक वीडियो आता है जिसमें वो कहता है मैंने झूठे केस में ही दुष्यंत को फंसाया है, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए, मैं शर्मिंदा हूँ और मुझे माफ कर दिया जाए। इसके बाद पुष्कर वकील के साथ थाने पहुंचकर खुद को सरेंडर कर देता है लेकिन चौबे उसके पैर में गोली मार देता है और कहता है मंत्री जी का आदेश था पुष्कर को मारना नहीं है, सिर्फ घुटने को तोड़ना है ताकि ये घिस घिस कर मर सके। अब पुष्कर की रंगबाजी खत्म, इसीलिए अब मैंने अपना पाला बदल लिया है। और वो कांस्टेबल से पुष्कर को जल्दी हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। इधर मंत्री कुलदीप को बताता है पुष्कर पकड़ा गया है और पुलिस ने उसके घुटने में गोली मार दी है। कुलदीप कहता है अच्छा हुआ, अब वो भागेगा नहीं। और मंत्री कुलदीप के पिता से उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। वो कहते हैं मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ पता नहीं मुझे बहुत गुस्सा आता है, और वो मंत्री को जोर जोर से पीटने लगते हैं। तभी सिंह मंत्री को बताता है को जमानत मिल गई है। मंत्री कहता है अब सान्विका का भी कुछ करना पड़ेगा, सारे फसाद की जड़ यही है। कुलदीप मंत्री से कहता है सान्विका को कुछ मत करना, मैं चाहता हूँ वो अपने आंखों से अपने खानदान की बर्बादी देखे और ये एहसास करे उसने कितनी बड़ी गलती की है। एक रात सान्विका की माँ उससे मिलने आती है और अंगद उसे बताता है वकील दुष्यंत को लेकर आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद दुष्यंत वहां आ जाता है और सान्विका उससे पूछती है आप ठीक तो है ना। दुष्यंत कहता है कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सिर्फ साजिशें रची जा रही हैं, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मारेंगे, बहुत चुप रह लिए, अब तो कुछ करना पड़ेगा। इधर अंगद को किसी का फोन आता है और वो दुष्यंत को आकर बताता है
मुझे पता चला है आपको मारने की साजिश रची जा रही है। आज रात में लूट के नाम पर अटैक करके आपको मार देंगे। हमें अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। सान्विका की माँ कहती है आप जल्दी से निकल जाइए और अपनी जान की रक्षा कीजिए। सान्विका पूछती है आप इन्हें लेकर कहाँ जाओगे? अंगद कहता है आप चिंता मत करो, हम इसे अपने गाँव ले जा रहे हैं। इसी रात कुलदीप की मौसी उससे मिलने आती है। कुलदीप उनसे पूछता है आप इतने दिनों से कहाँ थी? ना कोई कॉल ना कुछ। मैं जब आपके घर गया तब पता चला कि आप चौहानों के यहाँ रह रही हैं। मौसी कहती है मुझे उसने कसम दे रखी थी कि तुम्हें कुछ ना बताएं। कुलदीप कहता है आपको मेरी कसम, सब कुछ सच सच बताइए। मौसी उसे बताती है मुझे सान्विका ने कसम दी थी तुम्हें कभी कुछ ना बताएं, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन जब तुम और सान्विका पकड़े गए थे, तुम सबको बचाने के लिए सान्विका ने झूठ बोला था। मनोहर ने उसे धमकी दी थी अगर सान्विका सबके सामने तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करती है तो वो तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदा जला देगा, इसलिए उसने झूठ बोला था। उस दिन के बाद से उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। वो जिंदा लाश की तरह रहने लगी। उसने मुझसे कहा था मैं तुम्हें अपने नाम से पैसे भेजती रहूं ताकि तुम पढ़ सको। मतलब वो पैसे मेरे नहीं थे, सान्विका ही मेरे जरिए तुम्हें वो पैसे भिजवाती थी। वो बस तुम्हें कुछ बनता देखना चाहती थी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ, ये बदले की लड़ाई यहीं रोक दो। इधर अंगद दुष्यंत को गंगा घाट पर ले आता है। दुष्यंत उससे पूछता है यहाँ क्यों लाए हो? तभी अंगद उस पर बंदूक तान देता है और उसके साथी भी आ जाते हैं। दुष्यंत उससे कहता है तुम भी मंत्री से मिल गए हो, नमक हराम। अंगद अपने साथियों से दुष्यंत को पानी में डुबाकर मरवा देता है और सिंह को फोन करके बताता है काम हो गया है। सिंह उससे कहता है तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। इसके बाद अंगद घर आकर सान्विका को बताता है हम गंगा घाट पार करने वाले थे, तभी दुष्यंत ने कहा उन्हें कुछ अजीब सा लग रहा है, मैं कुछ समझ पाता। इससे पहले उन्होंने गंगा में कूदकर जान दे दी। सान्विका दुष्यंत की डेड बॉडी को गंगा घाट पर देखने के लिए पहुंच जाती है। तभी सीन डीएम ऑफिस शिफ्ट होता है। कुलदीप एसपी से पूछता है रात को लाश मिली है और सुबह तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ है? एसपी कहता है ये मर्डर नहीं है, सीधा साधा सुसाइड है। कुलदीप उससे पूछता है बिना इन्वेस्टिगेशन के तुम्हें कैसे पता चला यह सुसाइड है? मंत्री एसपी से कहता है ऐसे काम नहीं चलेगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो, ये मर्डर है या सुसाइड। तभी वहाँ सान्विका कुलदीप से मिलने आ जाती है। कुलदीप उससे कहता है मैंने दुष्यंत के बारे में सुना, मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, पूरी पुलिस फोर्स इसमें लगी है, मैं जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व कर दूंगा। सान्विका उससे कहती है तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, पर अब मेरी बारी है इंतजार करना और अपनी किस्मत का एक एक पल गिनना। उस हर पल में तुम्हारे खोते वजूद के साथ हम तुम्हें याद आएंगे। तभी सान्विका बाहर आती है और सभी लोग सान्विका दीदी जिंदाबाद चिल्लाते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। ये सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही है, इसमें नए नए ट्विस्ट आते जा रहे हैं। अब बहुत जल्दी सान्विका को राजनीति करते हुए देखेंगे। अब होगा तांडव। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस सीरीज के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।